Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic rent, kinds of rent and deposit of rent with the revenue officer. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates and information about this channel. Do share this video with your friends. So let's move towards my discussion. We will discuss each of these three topics one by one. The first topic which we are going to discuss is rent. What is the meaning of rent? So this topic is included in the Tenancy Act 1950. Section 16 and 17 of KP Tenancy Act 1950 deals with this topic. सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें कि रेंट क्या चीज़ है तो सिंपली या जनरली हमें ये पता है कि रेंट क्या है, वो फॉर्म ऑफ मनी या वो पैसा जो टेनेंट देता है लैंडलॉर्ड को. सिंपल कॉन्सेप्ट तो ये है, मनी विच इज़ पेएबल बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड. लेकिन अगर हम टेनेंसी एक्ट के अकॉर्डिंग इसको देखें तो अकॉर्डिंग टू केपी टेनेंसी एक्ट, rent is basically an agreed sum of money which is payable by the tenant to the landlord. Why this money is paid by the tenant to the landlord? अब किस लिए मनी पे की जाती है? टेनेंट देता है लैंडलॉर्ड को for the use of some property, for the use of tenancy, for the use or occupation of some property. So इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ कि वो फॉर्म ऑफ मनी जो पहले से ही टेनेंट और लैंडलॉर्ड के दरमियान एग्रीड है, डिसाइड हो चुकी है, वो मनी जो टेनेंट लैंडलॉर्ड को पे करता है. अब किस लिए वो मनी पे कर रहा है? फॉर द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी. उस प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए जो मनी पे हो रही है उसे हम कहते हैं रेंट. इसेंशियल्स ऑफ रेंट. अब हम इसी डेफिनेशन के अंदर से रेंट के कुछ इसेंशियल्स निकालते हैं. सो द फर्स्ट एंड मेन इसेंशियल क्या है? टेनेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे. ठीक है, टेनेंट रिस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए. टेनेंट की जिम्मेदारी है कि वो लैंडलॉर्ड को मनी जो है वो पे करेगा, उसको किराया देगा, अदा करेगा. सेकेंडली, किस चीज़ के लिए देगा? फॉर द यूज़ ऑफ लैंड, फॉर द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी, फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ प्रॉपर्टी. उस प्रॉपर्टी के यूज़ के लिए, उस प्रॉपर्टी या उस लैंड के इस्तेमाल के लिए. थर्डली क्या है हमारे पास? अब टेनेंट रिस्पॉन्सिबल है पे करने के लिए. किस लिए पे कर रहा है? प्रॉपर्टी के यूज़ के लिए. अब क्या चीज़ पे कर रहा है? वही चीज़ एग्रीड सम ऑफ मनी. वो पैसा या वो मनी जो पहले से ही इनके दरमियान डिसाइड हो चुकी है वो पे करा. ये तीन हमारे पास मेन एसेंशियल हैं जनरल रूल के अकॉर्डिंग. लेकिन चूंकि हमने कहा कि सिंपली हम ये कहते हैं कि मनी पे होती है, लेकिन इस मनी के अलावा हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ वट एवर इज़ पेएबल, ठीक है, कुछ वो चीज़ जो वो टेनेंट पे कर रहा है, अब वो कुछ भी हो सकता है. वेदर सच पेमेंट इज़ मनी, वेदर सच पेमेंट इज़ सर्विसेज, पेमेंट सर्विसेज की फॉर्म में हो, उससे कोई भी खिदमात ले रहा है लैंडलॉर्ड टेनेंट से, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू है, उसको हम कहते हैं रेंट. सो दीज आर बेसिकली द फोर मेन एसेंशियल्स ऑफ रेंट. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है काइंड्स ऑफ रेंट. सो नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज काइंड्स ऑफ रेंट. बेसिकली देर आर फोर मेन काइंड्स ऑफ रेंट. सबसे पहले तो हमने रेंट डिस्कस कर लिया, अब उसकी काइंड्स को देखते हैं. तो रेंट की फोर मेन काइंड्स कौन सी हैं हमारे पास? सबसे पहले आती है बताई रेंट. सेकंड आ जाती है हमारे पास ज़ाब्ती रेंट. थर्ड आ जाती है चकोता रेंट. एंड द लास्ट वन इज नगदी रेंट. वी विल डिस्कस ईच ऑफ दीज काइंड वन बाय वन. सबसे पहले हम चलते हैं बताई रेंट की तरफ. बताई जो कि नाम से ही जाहिर है, जो कि बता दी गई है, पहले से डिसाइड है, ऑलरेडी टोल्ड बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड. बताई रेंट में क्या आता है हमारे पास? डेफिनेट शेयर ऑफ क्रॉप्स
विच इज़ रिसीव्ड बाय द लैंडलॉर्ड। वेरी क्लियर फॉर्म में हमें बता दिया गया है कि टेनेंट जो है जिस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है, जिस लैंड को यूज़ कर रहा है, उसमें से क्रॉप्स का शेयर जो है वो लैंडलॉर्ड को पे करता है। क्रॉप्स का कुछ हिस्सा, अपनी फसलों में से कुछ हिस्सा जो है वो लैंडलॉर्ड को दे देता है। सेकंड आता है हमारे पास ज़ाब्ती रेंट। ज़ाब्ती रेंट क्या है? समटाइम्स हमारे पास क्रॉप्स जो हैं वो कन्वीनियंटली डिवाइड नहीं हुई होती, वो कन्वीनियंटली अवेलेबल नहीं होती। सो इन सच केसेस द रेंट इज़ पेएबल एट फिक्स्ड रेट, ठीक है, विच इज़ फिक्स्ड बाय यू, जो आप खुद ही फिक्स्ड कर लेते हो, विच इज़ फिक्स्ड बाय द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड, डिसाइडेड बिटवीन द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड। अब वो फिक्स रेट पर किस तरह से पेएबल होता है? सच रेंट इज पेएबल एट फिक्स्ड रेट पर केनाल और पर बीघा। पर केनाल और पर बीघा की फॉर्म में वो रेंट जो है, वो मनी जो है वो लैंडलॉर्ड को पे होती है बाय द टेनेंट। थर्ड आती है हमारे पास चुकौता रेंट। लेकिन चुकौता रेंट को डिस्कस करने से पहले हम नकदी रेंट को डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सी है हमारे पास, नकदी नाम से ही जाहिर है नकद चीज़, ठीक है, नकद आ जाता है हमारे पास। तो नकद फॉर्म में क्या आ गया? व्हेन द कैश इज पेड बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश, जब चीज़ जो है वो पेएबल हो रही है टेनेंट की तरफ से लैंडलॉर्ड को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। नकदी रेंट में हमारे पास क्रॉप्स का कोई ताल्लुक नहीं आता। क्रॉप्स हमारे पास नकदी रेंट में नहीं आती। नकदी रेंट में सिर्फ कैश मनी आती है, कैश विच इज़ पेएबल बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड। सिंपल सी है। फोर्थ आ जाते हैं हमारे पास चुकौता रेंट। चुकौता रेंट इज़ द लम सम ग्रेन रेंट। अब इस ग्रेन रेंट से मुराद क्या है? कंप्राइजिंग ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ग्रेन, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, स्प्रिंग सीजन में एंड ऑटम सीजन में अलग अलग डिवीजन हुई हुई है। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ग्रेन यानी कि शेयर ऑफ क्रॉप्स इन द स्प्रिंग सीजन व्हेन द क्रॉप्स आर ऑन इट्स फुल ब्लूम, जब क्रॉप्स हमारे पास फसल अपने पूरे बहार पर होती है तो उस सीज़न में हम क्रॉप्स में से हिस्सा देते हैं। जबकि ऑटम सीजन में जब हमारे पास क्रॉप्स अवेलेबल नहीं होती, जब फसल अपनी बहार पर नहीं होती, तो उसमें हम क्या करते हैं? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश देते हैं, टेनेंट देता है टू द लैंडलॉर्ड। सो दीज आर बेसिकली 4 काइंड्स ऑफ रेंट: बताई, ज़ाब्ती, चकोता एंड नकदी। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द थर्ड टॉपिक, दैट इज डिपॉजिट ऑफ रेंट विद द रेवेन्यू ऑफिसर। अब बार बार हम रेंट और काइंड्स ऑफ रेंट में ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। जनरल रूल ये है कि वो मनी या वो चीज़ जो टेनेंट पे करता है डायरेक्टली टू दी लैंडलॉर्ड, उसको हम कहते हैं रेंट, ठीक है। लेकिन एज we know, as a student of law, we know that whenever there is a general rule, there is a general exception, and so is the case with this topic. जनरल रूल आ गया, टेनेंट देता है लैंडलॉर्ड को। एक्सेप्शन क्या आ गई? कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिनमें टेनेंट जो है वो लैंडलॉर्ड को रेंट पे नहीं कर सकता, तो इन सच केसेस रेंट इज पेएबल टू द रेवेन्यू ऑफिसर। नाउ हु इज द रेवेन्यू ऑफिसर? रेवेन्यू ऑफिसर इज दैट पर्सन विच इज ऑथराइज्ड अंडर द टेनेंसी एक्ट टू कलेक्ट द अमाउंट ऑफ रेंट। उसको हम कहते हैं रेवेन्यू ऑफिसर, जिसको गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हुआ होता है, उसको कुछ पावर्स दी हुई होती हैं, ठीक है। तो अब ये जो सिचुएशन हमने देखी जनरल एक्सेप्शन की, अब देखते हैं कि किन सिचुएशन में कौन सी ऐसे ग्राउंड्स हैं, कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें हमारे पास रेंट जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को पे किया जाता है। सो फर्स्ट सिचुएशन है रिफ्यूज़ल ऑफ लैंडलॉर्ड टू रिसीव द रेंट। पहली चीज़ क्या है? लैंडलॉर्ड खुद रेंट लेने से इनकार कर देता है, खुद रिफ्यूज़ कर देता है लैंडलॉर्ड रेंट लेने से। अब यहाँ पर उसकी कोई भी मेलाफाइडी इंटेंशन आ सकती है कि मैं इस पर इससे रेंट रिसीव ना करके मैं इसको अपने घर से निकाल सकता हूँ, इस पर किसी किस्म का कोई भी रेंट ना देने का इल्ज़ाम लगा के आई कैन किक हिम आउट ऑफ द हाउस, आई कैन किक द टेनेंट आउट ऑफ माई प्रॉपर्टी। ये उसकी मेलाफाइड इंटेंशन आ जाती है, दैट्स वाई ही रिफ्यूजेस टू रिसीव द रेंट। सेकेंड आता है रिफ्यूज़ल ऑफ लैंडलॉर्ड टू ग्रांट द रिसीट। अब यहाँ क्या होता है
लैंडलॉर्ड ने रेंट रिसीव तो कर लिया, नाउ ही इज़ रिफ्यूजिंग टू गिव द रिसीट, वो उसको रसीद देने से इनकार कर देता है, वो उसको रसीद नहीं देता, जो प्रॉपर एक सबूत है टेनेंट के लिए कि उसने रेंट पे किया है, वो चीज़ इशू करने से इनकार कर देता है। एंड थर्डली, व्हेन देयर इज़ अ डाउट बाय द टेनेंट रिगार्डिंग द लैंडलॉर्ड, जब टेनेंट को ये डाउट है कि मैं अपना रेंट किसको पे करूं, और वो कौन सी सिचुएशंस आ सकती हैं, जब एक से ज़्यादा लैंडलॉर्ड हो और टेनेंट को ये डाउट हो, उसको ये पता ना हो कि मुझे रेंट, कौन सा ऐसा बंदा इंटाइटल्ड है मुझसे रेंट रिसीव करने के लिए, तो इन सच सिचुएशंस ही कैन मूव टूवर्ड्स द रेवेन्यू ऑफिसर फॉर द डिपॉजिटिंग ऑफ द रेंट। अब ये 3 सिचुएशंस तो हमने देख ली कि इन सिचुएशंस में रेंट रेवेन्यू ऑफिसर को डिपॉजिट किए जाते हैं। नाउ व्हाट इज़ द प्रोसीजर बिहाइंड दिस, इसका पूरा एक बाकायदा तरीका क्या है। हम डायरेक्टली तो रेवेन्यू ऑफिसर के ऑफिस में जाके नहीं दे सकते कि भाई हम लैंडलॉर्ड ने हमसे रेंट रिसीव नहीं किया, ये ग्राउंड्स हैं, तो इस बिना पर आप जो है वो रेंट रिसीव कर लें, ऐसा तो नहीं होता। सो टेनेंट जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को बाकायदा रीजंस बताएगा, वो ख़ुद को जस्टिफाई करेगा, अपनी कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा वो रेवेन्यू ऑफिसर के सामने, देन ही कैन डिपॉजिट हिम द रेंट। अब जब उसने रीजंस दे दी, जब वो अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो प्रोसीजर क्या होगा, वो किस प्रोसीजर के थ्रू उसको रेंट डिपॉजिट करेगा। नंबर 1, पहला प्रोसीजर का जो पहला स्टेप है दैट इज़ पेटिशन। पेटिशन हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट होती है। टेनेंट विल फाइल अ पिटिशन इन द ऑफिस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, वो एक एप्लीकेशन देगा, एक पिटिशन, एक दरख्वास्त फाइल करेगा। अब उस एप्लीकेशन के कंटेंट क्या होगा, सबसे पहले तो वो अपना नाम मेंशन करेगा टेनेंट, फर्स्टली नेम ऑफ द टेनेंट, सेकेंडली वो सिचुएशन, वो सरकमस्टांसेस, वो ग्राउंड्स मेंशन करेगा जिनकी बिना पर वो रेंट डिपॉजिट करने आया है, एंड थर्डली एनी अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इस डिपॉजिटिंग ऑफ रेंट से रिलेटेड है, वो चीज़ भी उस एप्लीकेशन के अंदर मेंशन करेगा। जब उसने ये एप्लीकेशन फाइल कर दी, तो सेकंड स्टेप आते हैं हमारे पास नोटिस। अब जब ये एप्लीकेशन रेवेन्यू ऑफिसर को मिल गई, तो रेवेन्यू ऑफिसर विल इशू अ नोटिस टू द पर्सन हु इज़ इंटाइटल्ड टू द रेंट इन हिज आइज। ठीक है, वो उस बंदे को जो उसकी नज़र में इंटाइटल्ड है रेंट रिसीव करने के लिए, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू रिसीव, हु इज़ इंटाइटल्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ टू रिसीव द रेंट, वो उस बंदे को एक नोटिस इशू करेगा, उस लैंडलॉर्ड को एक नोटिस इशू करेगा, और इस नोटिस के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो कौन उठाएगा, वो टेनेंट की जिम्मेदारी होगी। थर्ड स्टेप क्या है, हियरिंग। जब नोटिस इशू हो गया, तो उसके बाद एक हियरिंग प्रोसीजर होगा जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर दोनों पार्टीज़ को सुनेगा, दोनों पार्टीज़ के अपने अपने जितने भी क्लेम हैं वो उनको सुनेगा, और उसके बाद फाइनल स्टेप क्या है कि वो एक ऑर्डर इशू करेगा। किससे रिलेटेड ऑर्डर इशू करेगा, रिगार्डिंग द डिपॉजिट ऑफ रेंट। रेवेन्यू ऑफिसर शैल अनाउंस एन ऑर्डर regarding the deposit of rent. So these 4 steps were included in the procedure which is followed by the tenant in depositing the rent to the revenue officer. ये हमारे पास बाकायदा प्रोसीजर फॉलो होगा, जिसके बाद टेनेंट जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर को रेंट डिपॉजिट कर देगा। अब इस रेंट को डिपॉजिट करने के आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, इसके बेसिकली 2 ही इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास। जब रेवेन्यू ऑफिसर को टेनेंट की तरफ से रेंट डिपॉजिट हो गया, तो ऐसा ही समझा जाएगा जैसे टेनेंट ने डायरेक्टली रेंट पे किया है टू द लैंडलॉर्ड को। इट शैल बी डीम टू बी द पेमेंट बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड, एंड टेनेंट वॉन्ट बी कंसिडर एज अ डिफ़ॉल्टर, और उसको एक डिफ़ॉल्टर कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेकेंडली, जो रेवेन्यू ऑफिसर ने ये ऑर्डर इशू किया है, इसके अगेंस्ट कोई भी बंदा किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकता। रेवेन्यू ऑफिसर के इस फैसले को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। नो सूट कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफिसर। सो दिस वॉज द होल डिस्कशन ऑफ रेंट
काइंड्स ऑफ फ्रेंड एंड डिपॉजिट ऑफ फ्रेंड विद द रेवेन्यू ऑफिसर। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।